आदाब नाज़रीन, अदबनामा का नया एपिसोड लेकर आपका मेज़बान रहमत कलीम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। अदबनामा में आज हमारे मेहमान एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके तारुफ में बहुत ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ साथ कनाडा में उर्दू बरादरी के बीच अहद हाजिर में कनाडा के अंदर उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग के हवाले से जब भी बात होती है, दो नाम सबसे पहले लिए जाते हैं। पहला नाम डॉक्टर तकी आब्दी साहब का है और दूसरा नाम मोहतरमा रोबीना फैसल का है। आज हमारे और अदबनामा के नाजरीन की खुशकिस्मती है कि मशहूर शायरा, अफसाना निगार, स्क्रिप्ट राइटर, शोहरत याफ्ता एंकर, कई किताबों की मुसन्निफा मोहतरमा रोबीना फैसल हमारे इस खास एपिसोड की मेहमान खुसूसी हैं। मोहतरमा रोबीना फैसल, अदबनामा के नाजरीन के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया ये मौका देने का, बहुत शुक्रिया। मोहतरमा रोबीना, कनाडा में उर्दू अदब को सींचने वालों की एक लंबी फहरिस्त ज़रूर है, लेकिन सवाल यह है कि क्या अहद हासिर में भी उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग के लिए इस हद तक काम हो रहा है जिस पर आप खुश हो सकें या इत्मीनान का इजहार कर सकें? कनाडा में कोरोना से पहले की मैं बात करूंगी, क्योंकि कोरोना के वक्त तो सब कुछ रुक गया हुआ है, लेकिन ये है कि काम हो रहा है। मुशायरे भी होते हैं, यहाँ पे अदीबों शायरों को बुलाया भी जाता है, यहाँ पे अंजुमने भी हैं अरबी जी। तो अपने अपने तौर पे सब लोग लगे हुए हैं काम करने, लेकिन उस तरह नहीं हो रहा जैसे कि होना चाहिए जी। बस एक कछुए की चाल से सब लगे हुए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि मिलजुल के कुछ नहीं कर रहे। अपने अपने छोटे छोटे वो एक जिसको कहते हैं गैटूज ही मैं कहूंगी, वो बनाए हुए हैं सबने, और उस वजह से फिर जो एक होता है ना यूनिटी, आप मुत्तहिद होकर कोई काम करें तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है जी। वो चीज अभी हमें नजर कम हो गई है, पहले बल्कि ज्यादा होती थी, आहिस्ता आहिस्ता और कम होती जा रही है। बल समझे कि अरबी फिरके बहुत बन गए हैं, जिसकी वजह से उस तरह काम हो नहीं रहा जैसे होना चाहिए जी। तो इन फिरकों को मुत्तहिद करने के लिए आप एक बड़ा नाम है, डॉक्टर तकी आब्दी साहब को जानता हूँ मैं बहुत करीब से, और आपको भी जानता हूं, तो मैं जहां तक कि आपसे दरख्वास्त कर पाऊंगा कि एक बहुत अच्छा काम कनाडा में उर्दू के हवाले से हो रहा था और आज भी हो रहा है, लेकिन ये जो परेशानियां और दिक्कतें आई हैं कि लोग टुकड़ियों में बट गए हैं, ग्रुप्स बने हैं, तो इसको मुत्तहिद करने के लिए क्या कुछ मुमकिन है कि आने वाले दिनों में आप अपने तौर पर कर सकती हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जो आगे बढ़ सकते? असल में बात यह है कि टोरंटो की मैं सिर्फ बात करूंगी, पूरे कनाडा का मंजरनामा अदबी मेरे सामने इस तरह नहीं है जी। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े नाम हैं अदब में, कनाडा के अंदर टोरंटो में जी। तो उन सबको मुत्तहिद करना बेसिकली बात वही होती है कि जब तक आपके मफादात आपस में नहीं मिलते, तो वो मफाद तो ये होना चाहिए था उर्दू ज़बान और अदब की तरवीज जी। तो वो कहीं पीछे रह गया है, और जाती अनाएं वो हैं वो आगे आ गई हैं, जिसकी वजह से फिर उन लोगों को इकट्ठा करना है, क्योंकि सभी अपने अपने अंदर एक कदावर शख्सियात हैं। कोई इस बात पे झुकने को तैयार नहीं होता कि हमें थोड़ा नंबर 2 वाला दर्जा मिल जाए, हर कोई सदर बनना चाहता है। तो ऐसी सूरत में इकट्ठे करना और एक दूसरे के साथ मिल के काम करना वो बड़ा मुश्किल है। कम से कम मैं तो नहीं कर सकती, क्योंकि ये एक अदब में भी सियासत की बहुत ज्यादा जरूरत है जी। तो जिन लोगों को सियासत करनी आती है वो शायद कोई ऐसा बंदा आगे आए जो जिसके अंदर इतनी टॉलरेंस, इतनी बर्दाश्त हो, वो शायद कर सके, या लोगों को सबको साथ लेके चलने का तरीका आता हो। तो वो भी अदब में मेरा ख्याल है ऐसा कोई यहाँ पर मुझे नजर नहीं आता कि कोई ऐसा, अगर आगे कोई पैदा हो जाए तो और बात है, फिलहाल ऐसे ही है कि जो चल रहा है बस ऐसे ही चलता जाएगा। चलो, उम्मीद करते हैं कोई नया चेहरा आए, कोई ऐसा शख्स सामने आए, कोई ऐसा अदीब जो मुत्तहिद करके एक नए अंदाज में उर्दू ज़बान के फ़रोग के लिए काम करे। खैर, कनाडा के स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटियों के हवाले से बात करना चाहेंगे, क्या वहाँ उर्दू को भी निसाब में शामिल किया गया है? कनाडा के दरसी निज़ाम में उर्दू ज़बान को कितनी जगह दी गई है? उर्दू का ऐसे है कि जितने भी बड़े बड़े यहाँ पे स्कूल्स हैं, पब्लिक स्कूल्स हैं, उनमें बल्कि प्राइवेट स्कूल्स में भी क्रेडिट्स के तौर पे एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे उर्दू शामिल है। जब वो आप पढ़ते हैं बच्चे उर्दू, तो उनको एक्स्ट्रा क्रेडिट मिलते हैं। तो वो स्कूलों में है। हमारे अपने ही कुछ लोग हैं जिन्होंने ये
इनिशिएटिव लेके ये काम स्टार्ट करवाया था। और इधर मैगिल यूनिवर्सिटी है, वहां पर भी उर्दू पढ़ाई जाती है, मॉन्ट्रियल में है यूनिवर्सिटी। तो ऑप्शनल की सतह पे है काम, मतलब जितना कब इंडिया में हो गया है ऑप्शनल उतने ही अब कनाडा में भी उस तरह है। खैर, हम आलमी सतह पे बात करें, कनाडा की सूरत हाल आपने बता दी। हम आलमी सतह पर उर्दू ज़बान व अदब की जो सूरत हाल है, उस हवाले से आपकी क्या राय? आलमी सतह पे भी वही हाल है जो लोकल सतह पे है, क्योंकि देखिए जो भी उर्दू की जो बुनियाद है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान बेसिकली वहीं से ये निकली है ना जी। तो इनकी जड़ें, इस जुबान की जड़ें इन दो मुल्कों में हैं। तो जो हाल आप हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में देखते हैं वही समझें कि आलमी सतह पे भी वही हो रहा है। क्योंकि अगर वहां पर एक मुनासिब तरीके से चीजें चल रही होती तो या उसकी फरोग के लिए ठीक संजीदगी से वहां उन मुल्कों में काम हो रहा होता है जहां पे उर्दू की जड़ें हैं, तो फिर ये बाकी जो बैरून मुल्क हैं, चाहे वो यूरोप है, चाहे वो खलीजी ममालिक हैं, चाहे वो ये नॉर्थ अमेरिका के हैं, तो फिर यहाँ पर भी उसका एक अक्स नजर आता। हम लोग अक्स हैं बेसिकली जो कुछ हिंदुस्तान पाकिस्तान में हो रहा है। तो जो भी आपको अपने मुल्क में नजर आ रहा है समझे वही आलमी सतह पे भी वैसे ही हो रहा है। अदबी बरादरी का मानना है कि उर्दू अदब में निस्वानी आवाज़ धीमी पड़ती जा रही है, क्या आप भी यही मानती हैं? अगर हाँ तो फिर आपकी नज़र में इसके असबाब क्या? मेरा ख्याल है कि ख़वातीन के साथ हमेशा से ही वो एक अदब में वो जगह नहीं मिलती। ये सिर्फ उर्दू अदब की बात नहीं, हर जगह ही ऐसे होता है जी। कि एक खास किस्म की डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नजर आती है। वो चाहे उनको नाजायज फायदा दिया जाए या उनको नाजायज उनकी लेग पुलिंग की जाए, दोनों सूरतों में एक एक्स्ट्रा एक मुख्तलिफ रवैया होता है। बाकी के जो मर्द हजरात है उनको शायद वो चीजें, यानी अगर देखें हमें कोई एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिलता है औरत को, तो वो औरत होने के नाते से कुछ खवातीन ज्यादा ले जाती हैं जो कि नहीं होना चाहिए जी। और कुछ जगहों पे औरत होने की वजह से अगर आप उन मयारात पे पूरे नहीं उतर रहे जो मर्द हजरात आपसे उम्मीद रख रहे हैं, तो फिर आपको सफर करना पड़ता है। आपको एक क्या कहना चाहिए कि मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो जो मुश्किल और जो सहूलत दोनों सूरतों में औरत होने की वजह से जो आपको फायदा या नुकसान हो रहा है वो मर्द को नहीं हो रहा जी। तो इस वजह से औरतों का इस फील्ड में या कोई भी हो हासिल के अदब की हम बात करें तो वो फिर पीछे रह जाती हैं, क्योंकि ये एक बहुत ज्यादा, जैसे मैं अपनी मिसाल अगर दूं तो ये एक बड़ा स्लो प्रोसेस है। अगर आपने सीधे रास्ते से चलना है, अगर आपने शॉर्टकट्स नहीं लेने, अगर आपने औरत होने का फायदा नहीं लेना, तो फिर ये प्रोसेस बड़ा स्लो होता है, लेकिन होता है। आपको अल्टीमेटली उसका रिजल्ट मिलता है। और लेकिन ये है कि उस तरह नहीं मिलेगा जिस तरह की अगर कोई मर्द आप जितना टैलेंट रखता हो जी तो उसको मिलेगा। इस वजह से फिर औरतें अपने घर में बच्चों के मसाइल की वजह से, फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से फिर वो इतना तरद्दुद नहीं करती। वो कहती है कि हमें क्या मुसीबत पड़ी है कि हम घर वालों से भी इतनी वो करके आउट ऑफ द वे जाके एक चीज करें, और हम जो है ये बाहर भी हमें इस तरह डिस्क्रिमिनेशन का सामना है। तो फिर इस वजह से वो प्रोसेस बहुत स्लो नहीं, बहुत स्लो हो जाता है, रुकने के करीब हो जाता है। तो आज भी आपको जो खवातीन लिखती पढ़ती नजर आएंगी, आपने देखा होगा कि खास करके मैं शायरी की यहाँ बात करूंगी, उसमें ये इल्जाम लग जाता है, अब कितना सच्चा है कितना झूठा, लेकिन ये कि जी अगर किसी औरत की अच्छी गजल है या नज्म है तो वो कहेंगे कि इसने किसी से लिखवाई है और इसने खुद नहीं लिखी। तो ये चीजें होती हैं, उनको ये बातें भी सुननी पड़ती हैं। अगर वो लिखवा रही हैं तो भी वो बहुत गलत कर रही हैं, अगर उन पे इल्जाम लग रहा है तो भी गलत हो रहा है। तो यानी ये औरत होने के आपको कांटे लगे हुए आपके जिस्म के साथ, जो औरत होने की वजह से आपको चुभेंगे ही चुभेंगे जी। तो बड़ी हिम्मत से, बड़े सुकून के साथ, बड़े तहम्मुल के साथ इन चीजों को देख के आपने अपने आप को कहाँ रखना है कि आपकी शोहरत भी दागदार ना हो, आपने एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी नहीं लेने। तो ये औरतों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है जी।
एक तो ये कि क्या जिनसी इम्तियाज जिसके हवाले से आपने बात की वही एक वजह है, या फिर और भी कोई वजह है कि ख़वातीन खुद नहीं आना चाहती, या फिर ऐसा भी मुमकिन है कि ख़वातीन आना चाहती हैं और मर्द ने हजरात नहीं आने देना चाहते, आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, जिसकी तरफ आपने कुछ इशारा भी किया। ऐसे में नुकसान किसका है, ख़वातीन का, उर्दू का, या फिर मर्दों का, ख़ासतौर से मर्द हजरात जो उर्दू अदब की खिदमत कर रहे हैं उन लोगों का? देखिए, मैं शुरू से को एजुकेशन में पढ़ी हूँ। मेरे नजदीक मर्द और औरत बराबर होते हैं जब आप एक टैलेंट की बुनियाद पे अगर आप बात करते हैं। तो अगर किसी इन वजूहात की वजह से और इन हालात की वजह से अगर किसी औरत के साथ नाइंसाफी होती है तो ये उस टैलेंट के साथ नाइंसाफी है और उन लोगों के साथ नाइंसाफी है जो उस टैलेंट से महरूम रह जाएंगे अगर उस औरत के साथ ज्यादती होती है, तो अगर उसको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। ये उसी तरह ही है जैसे किसी टैलेंटेड मर्द को मौका ना मिले और वो आगे ना बढ़ सके, यानी ये एक टैलेंट का नुकसान है। तो अदब को अगर नुकसान होगा अगर औरत वाकई ही टैलेंटेड है और वो इन हालात की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रही, तो वो पूरे एक लिटरेचर को नुकसान है। वो उस औरत का तो होगा ही होगा, लेकिन एक पूरे अदब को एक अच्छी चीज मिल सकती थी, एक ज्यादा उसका कंट्रीब्यूशन हो सकता था उस खातून का, लेकिन इन हालात की वजह से अगर वो नहीं आती तो इसमें मर्द और औरत के अलावा पूरे एक अदब का नुकसान होता है। अगर कोई भी मर्द या औरत दोनों में से किसी को सही मौका, कई दफा मर्द हजरात सफर करते हैं जी। वो बहुत अच्छे शायर होते हैं। फेसबुक पे अगर आप देखें, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, तो मैं देखती हूँ कई दफा मर्दों ने बहुत बहुत अच्छी शायरी की होती है जी। लेकिन उनके नीचे 2 या 3 लाइक्स होते हैं। और यही अगर खवातीन है और उनकी बिल्कुल बेकार भी शायरी होगी तो वो तस्वीर अच्छी होगी तो उसके बहुत ज्यादा आपको लाइक्स भी मिलेंगे और कमेंट्स बरमार होती है। तो ये भी डिस्क्रिमिनेशन है, ये भी नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए हमें दोनों साइडों पे देखना चाहिए कि बेसिकली टैलेंट किधर है, मेरिट क्या है, असल हकीकत क्या है और असली लोग कौन है और जाली कौन है। वो मर्द भी हो सकते हैं और औरतें भी। अब जैसे शायरी की बात है, अब कई मर्द हजरात अवामी मुशायरे में, अवामी शायर जिनको हम कहते हैं, उनकी शायरी बिल्कुल बेकार होती है, लेकिन वो अगर शेर पढ़ रहे हैं तो उनका स्टाइल ऐसा है कि वो छा गए हैं, बस वाह लोग कर रहे हैं। लेकिन कई शायर ऐसे हैं, उनमें शायरात भी आती है, उनकी शायरी बड़ी अच्छी होती है, लेकिन उनको उसी तरह पज़ीराई नहीं मिलती। तो ये भी एक साइंस है शायद, जिसको समझने की जरूरत है। जी बिल्कुल, समझने की ज़रूरत भी है, क्योंकि इससे सीधे तौर पर उर्दू अदब का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ और सवालात हम ज़रूर लेंगे मोहतरमा, लेकिन चूँकि आपकी आज़ाद नज़्में बहुत ही मकबूल है, इसलिए हम अदबनामा के नाज़रीन की तरफ से आपसे यह दरख्वास्त करते हैं कि एक आज़ाद नज़्म का तोहफ़ा हमारे नाज़रीन को ज़रूर पेश करें। जी जरूर। अच्छा, एक तो ये खवातीन के हवाले से जो अभी हम बात कर रहे थे, एक बिल्कुल छोटी सी नज्म है जी। मेरी आजाद भी नहीं होती, मेरी नसरी होती है जी। तो ये इसका टाइटल है खुद को मनवाने का कर्ब। ये औरत के हवाले से ही है और इसकी एक तस्वीर भी है जी। बिल्कुल, ये मेरी फ्रेंड है, उसने स्केच किया था। ये औरत है और ये इसकी टांगों के पास ये ग्लोब है दुनिया। सामने और जरा सामने रखें, सामने। ये थोड़ी ब्लैक थोड़ी हुई है, आपको शायद नजर नहीं ठीक आएगी। आगे। तो इसमें जी इसमें खुद को मनवाने का कर्ब, जो भी हम बात कर रहे थे औरत के हवाले से जी, कि जिंदगी की सहर से शाम होने तक जी, जिंदगी की सहर से शाम होने तक मैं सितारा सा जिस्म ही बनी रही जी, चमक चमक के बुझती गई जी, मगर कभी दिमाग बनकर इस दुनिया के उफ्क पर तुलू ना हो सकी। क्या बात। तो ये एक छोटी सी नज्म है, इसका मतलब यही है कि वो औरत को आप एक जिस्म ही देखेंगे जी। अगर उसको दिमाग देखेंगे तो फिर वो उसकी बड़ी स्ट्रगल है कि मुझे जिस्म मेरे को नहीं देखो जी। मुझे अगर नुकसान या फायदा है तो मेरे टैलेंट की वजह से होना चाहिए जी। इस वजह से नहीं फायदा होना चाहिए कि मैं औरत हूँ, या इस वजह से नुकसान नहीं होना चाहिए कि मैं औरत हूँ। दोनों सूरतें नहीं होनी चाहिए जी। तो ये उस औरत की, उस जेन्युइन औरत की स्ट्रगल होती है जो कि अपने आप को अगर मर्द के मुकाबले में ला रही है तो वो उसको दिमाग के जरिए ला रही है, वो कोई और रास्ता नहीं
ले रही जी। तो ये इस छोटी सी नज्म थी, तो काफी है, ये और सुनाओ? आप अगर एक और नज्म सुना दें तो कोई बात नहीं, हम तो सुनना ही चाहेंगे, हमें मौका कम मिलता है बराह रास्त सुनने का। जी, ये एक और है कि मैंने काफी पहले लिखी थी, फूल वाला बच्चा इसका टाइटल है। एक आवाज मेरे करीब आकर कांपी, जी। फूल ले लो बाजी जी। मैंने हकारत से गंदे बच्चे के हाथ में पकड़े गुलाबों को घूरा, जी। अपने चमकते हुए कपड़े बचाए जी। और आगे बढ़ गई। मेरा नन्हा हादी, ये मेरे बेटे का नाम है, मेरा नन्हा हादी मेरी गोद में था जी। और वो नीली आंखों वाला बच्चा चौक में था। जी। अचानक जो मैंने पलट कर देखा तो न जाने कैसे हादी चौक में था और वो बच्चा मेरी गोद में था। जी। मैंने तड़प कर चौक की तरफ भागना चाहा, जी। हादी को चौक की किस्मत से बचाना चाहा, जी। उस बच्चे को गोद से उतारना चाहा, मगर पलटते ही मैं पत्थर की हो चुकी थी। उस बच्चे की अब मेरे कान में कांपी, जी। बाजी क्या कुछ पल के लिए हादी के नाम वो चौक और मेरे नाम अपनी गोद कर सकती हो, सिर्फ कुछ पल के लिए। क्या बात, बहुत खूब। मोहतरमा रुबीना फैसल, आज़ाद नज्म को लेकर एक सवाल जहन में आ रहा है। पाबंद नज्मों से कहीं ज़्यादा अब आज़ाद नज्में लिखी जाने लगी है, आप इसको किस तरह से देखती हैं? आज़ाद नज्म तो ठीक है, लेकिन नसरी नज्में भी लिखी जा रही हैं और इसमें कोई कुछ लोग हैं जो इस चीज के बहुत खिलाफ हैं, लेकिन मैंने हमेशा नसरी नज्में ही कही, क्योंकि मेरे अंदर बेसिकली एक अफसाना निगार ही छुपा हुआ है। और मैं अगर नसरी नज्में भी मुझे अफसाना, जैसे ये फूल वाला बच्चा है जी, इस पे आप पूरा अफसाना लिख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो औरत वाली नज्म है इस पे पूरा अफसाना लिख सकते हैं। इस तरह ये जो मेरी ऐसा जरूरी तो नहीं किताब में कुछ ऐसी नज्में हैं, उनके टाइटल है और बिल्कुल छोटी छोटी सी, वो पूरे अफसाने हैं जी, लेकिन मैंने उनको नसरी नज्म में करके लिख दिया। और ये एक चूंकि ब्लैंक वर्स इधर नॉर्थ अमेरिका वगैरह में तो ये इसका बड़ा नाम है वेस्टर्न लिटरेचर में, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया में चूंकि इस तरह वो है छाई हुई है और वो उर्दू की शान है गजल बेसिकली, तो उसमें से निकलना उर्दू कुछ शायरों के लिए बड़ा मुश्किल है। 80s में बल्कि ये शुरू ज्यादा नसरी नज़में हो गई थी, तो इसके खिलाफ भी लोग काफी बोलते हैं, मगर मेरे नजदीक एक्सप्रेशन है, क्रिएटिविटी है और शेरियत वो है कि अब जैसे हम कोई बात कर रहे हैं तो एक लफ्ज में भी शेरियत हो सकती है बिल्कुल, लेकिन कुछ लोग इस बात पे बहुत अटल रहते हैं कि वो उसमें राइम्स में और वो उसमें वजन और वो सब कुछ हो तो ही वो शायरी होती है। मेरे नजदीक शायरी जो है वो कुछ भी हो सकती है, तो इस वजह से ये क्रिएटिविटी का वे है। मुझे तो ये बहुत इजी लगता है अपने लिए एक्सप्रेस करना। कई दफा अफसाना लिखना टाइम निकालना, डिसिप्लिन करना अपने आप को मुश्किल होता है, तो आपके दिमाग में कोई चीज आ रही हो तो आप छोटी सी नज़्म में लिख सकते हैं, तो रुकना नहीं चाहिए। अदब की डिफरेंट शक्लें हैं। कल पहले किसी और हालत में अदब होता था, आहिस्ता आहिस्ता दास्तान से बात शुरू हुई थी ना। अगर लोग इसी बात पे पक्के रहते कि नहीं दास्तान ही अदब है और वो जो नॉवल आ रहा है वो नहीं है, या नॉवल से आगे जो अफसाना आया तो नहीं है, तो बात तो वही रुक जानी थी ना। तो इसलिए ये तो एक तख्लीक का अमल है और ये ग्रोथ का अमल है जो कि चलता रहना चाहिए, और मैं तो इसको बहुत वेलकम करती हूँ। नसरी नज़में लिखनी चाहिए, और जब आप लिखते जाते हैं तो फिर इसमें भी एक आ जाएगा जबरदस्त किस्म की चीज़। मोहतरमा रुबीना, अहद हाज़िर में हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बाहर के मुल्कों में जो स्टेज मुशायरे हो रहे हैं, उन मुशायरों पर काफ़ी सवालात उठाए जा रहे हैं। उन मुशायरों को बिजनेस कहा जा रहा है, उर्दू ज़बान अदब और शायरी के लिए नुकसानदेह बताया जा रहा है। आप इसे कैसे देखती हैं, इन मुशायरों को? नुकसानदेह तो शायद नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये जैसे भी हों जो भी हों, कम से कम उर्दू की कुछ प्रमोशन तो इनके जरिए होती है। लोग आते हैं, बैठते हैं, उर्दू शायरी सुनते हैं, इंजॉय करते हैं। कुछ अब मयार क्या है उनका, उस पर बात हो सकती है, मयार उससे ज्यादा बेहतर हो सकता है। अगर वही जो बात मैंने शुरू में की थी, और ये बात मैं सिर्फ अदब के हवाले से नहीं करती, ये जो अकरबा परवरी है, नेपोटिज्म है, ये हर चीज में हर अदारे को खोखला करती है। तो अदब भी आज ही की दुनिया में, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अगर हर चीज सिफारिश और रिश्वत और वाकफियत से हो रही है,
तो उस वजह से टैलेंट पीछे रह जाता है और वो लोग आगे आ जाते हैं जो और खानदानी निज़ाम, जैसे आपकी शोबिज़ में भी खानदानी निज़ाम है, और अगर अदब में भी ये ऐसी ही चीजें प्रमोट करने की कोशिश की जाती है, ये हमारा बेटा है, ये हमारा बेटे का वो है दोस्त है, ये दोस्त का दोस्त है, तो वो इस तरह की जो चीजें हैं ना, बजाय इसके ये देखने के, अब मैंने नवाए वक्त में कॉलम लिखने शुरू किए तो मुझे एक बड़े सीनियर कोई सहाफी हैं, उन्होंने कहा कि तुम्हें जंग वाले बहुत जल्दी बुला लेंगे क्योंकि तुम्हारे कॉलम में बड़ी जान है जी। और लेकिन नहीं बुलाया, तो फिर उन्होंने मुझे बड़े हैरानगी से पूछा कि तुम्हें वाकई नहीं उन्होंने खुद से कॉल किया? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा एक जमाना ये था कि अच्छा लिखने वाला ऐसे पकड़ा जाता था कि उसको फौरन कॉल्स आनी शुरू हो जाती थी। एक छोटी अखबार में लिखता था तो बड़ी अखबारों वाले खुद उसको देख लेते थे। तो नवाए वक्त खैर खुद भी एक बड़ी अखबार है, लेकिन वो पेमेंट के हिसाब से कह रहे थे कि जंग वाले ज्यादा अच्छा पे करते हैं। तो वो एक जमाना था जब वाकई में वो लोग टैलेंट की वजह से लोगों को ले लेते होंगे, लेकिन अब ये है कि जो चाहे मुशायरा है चाहे कुछ भी है, अगर आपको लगता है कि ये शायर हैं और अच्छे शायर हैं और आप उनको बुलाएं और लोगों के सामने वो शायरी करें, तो लोगों के अंदर भी एक उनका मयार बुलंद होगा। अब हो क्या रहा है, तहजीब हाफी हैं, शायद मैंने उनको इतना नहीं सुना, लेकिन मैं एक दो दफा यूट्यूब पे देख रही थी, बड़े पॉपुलर हैं वो, तो मैं हैरान हो गई कि इनसे बहुत ज्यादा अच्छे शायर, पॉपुलर, बहुत मशहूर है यंग जनरेशन में, हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों में। तो अब ये नहीं पता कि अब उनकी शायरी इससे ज्यादा बहुत अच्छी शायरी जो है वो यहाँ पे टोरंटो में कई शायर ऐसे हैं, अब नाम लेने लगूंगी तो ज्यादती हो जाएगी, मतलब 5-7 लोग मेरे अभी दिमाग में टॉप ऑफ हेड भी आ रहे हैं कि इतने अच्छे हैं। तो मैं वही सोचती हूँ कि अब लोगों ने ये मयार सेट कर दिया है कि इतनी ही सादा और इतनी ही वो शायरी होगी, उसके वजन में भी नहीं कोई उनको परवाह या कुछ भी। मैं नसरी की बात नहीं करी, मैं प्रॉपर गजल की बात कर रही हूँ, जो शायरों की गजल होती है। तो वो अब कहाँ पे वो बड़े बड़े शायर जाके पढ़ा करते थे और लोग सुना करते थे, लेकिन अब ये हो गया है कि अब इस तरह की जो बिल्कुल ही अवामी शायरी है, मैं बैठा हूँ और मैंने चाय पी ली और मुझे मोहब्बत हो गई, तो वो इस तरह की मैं वो शेर सुन रही थी उनके, तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि बहुत अच्छे अच्छे शायर मौजूद हैं, तो लेकिन ये है कि वो मुशायरे नहीं लूट सकते। तो अब जो ऑर्गेनाइजर होते हैं ना, वो बिजनेसमैन ही होते हैं जी। उन्होंने उन्हीं शायरों को बुलाना है जो मुशायरे लूटेंगे और जो उनका नाम पॉपुलर होगा, चाहे उन्होंने किसी की शायरी पकड़ के ही पॉपुलर हुए हों। हमारे भी इधर पाकिस्तान में बहुत मिसालें ऐसी हैं कि किसी बड़े शायर की गजल की पैरोडी नहीं सॉरी कॉपी करके उसको सिर्फ कंगन से छल्ला कर दिया या छल्ले से कंगन कर दिया, तो वो बहुत पॉपुलर हैं, तो लोग उनको बुलाएंगे ना, तो वो पैसे, जाहिर है ऑर्गेनाइजर ने पैसे लगाए हैं, वो पैसे निकालेगा। तो ऑर्गेनाइजर को हम ब्लेम नहीं कर सकते, हम ये देखेंगे कि ट्रेंड क्या सेट है और ट्रेंड कौन सेट करता है। शायर को सेट करना चाहिए, अदीबो शायरों को फ्रंट पे आके डटे रहना चाहिए कि नहीं जी यही मयार है, हम इससे नीचे नहीं आएंगे, और या लोगों को थोड़ा सा अपना मयार ऊपर करना चाहिए। तो ये मेयार को ख़राब करने में सामीन का आप रोल कितना समझती हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब इस तरह के शायर जिसके हवाले से आप बात कर रही हैं, खासतौर से हिंदुस्तान में भी हम देखते हैं ऐसे भी शायर स्टेज पर आते हैं और स्टेज लूट के चले जाते हैं, जो उर्दू सही से एक लाइन नहीं लिखते, हिंदी में अपनी गज़ल लिख के लाते हैं, और वो तुकबंदी होती है, गज़ल भी क्या तुकबंदी होती है। ऐसे लोग आते हैं स्टेज लूट कर ले जाते हैं, और जो जेब भराई होती है वो अपनी जगह। तो ये कहीं ना कहीं हम सामीन को भी जिम्मेदार मान सकते हैं इसके लिए कि मेयार से सौदा कर लिया है सामीन ने। सामीन ने, देखें मैं आपको इसमें पाकिस्तानी स्टेट ड्रामा की मिसाल देती हूँ। पाकिस्तानी स्टेट ड्रामा जब ज़वाल वज़ीर हुआ, बहुत बहुत अच्छे स्टेट ड्रामा होते थे जी। तो जब पाकिस्तानी स्टेज नीचे आया और उसमें वो फहश डायलॉग्स और लड़कियों को इस तरह के सीन दिखाने शुरू कर दिए, लिटरली अमजद इस्लाम अमजद से मैं इंटरव्यू कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि वो कहते हैं कि जी लड़की को खड़ा करो और फिर उस पर पानी फेंको लाइव स्टेज पे, और अब उस पे अमजद इस्लाम अमजद जैसे राइटर तो नहीं लिखेंगे ना, वो तो फिर पीछे हट गए। तो अब इवन अदाकार और अदाकाराओं पे भी ये जिम्मेदारी आयद होती थी कि वो अगर ये चीज देखे, इंसान क्या फितरी तौर पे तो वो सहल पसंद, आसानी उसको पसंद है और उसको ये अयाशी पसंद है, तो ये तो आप पे फर्ज है अदीब और राइटर पे कि आप उस लेवल पे देखिए। लीडर कौन होता है, राइटर में भी लीडर होते हैं, शायरों में भी लीडर होते हैं जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते।
वो ये नहीं कहते, अब अगर मैं कॉलम लिख रही हूँ, मुझे किसी ने लिखा आपकी जुबान बड़ी मुश्किल है, मैं हैरान रह गई कि मेरे से ज्यादा सादा और क्या जुबान कोई लिखेगा। लेकिन अब इतना वो हो चुका हुआ है हाथ बुरा कि वो उनको मेरी जुबान भी मुश्किल लग रही थी कि मुझे आपने पढ़ा ही होगा कि सादा जुबान में मैं लिखती हूँ बिल्कुल रोजमर्रा की जुबान में। तो मैं हैरान ही रह गई ये बात सुन के कि इससे भी कोई नीचे अब जुबान होगी सादगी में जाके। तो वो बात है कि मैंने उसको कहा, मैंने कहा आपको समझने के लिए अगर 2-4 लफ्ज मुश्किल लगते हैं ना तो आप, अब वो मखलूत था या एक और लफ्ज था खनूत, खनूत पे था कि ये क्या है, तो मैंने कहा कि आप डिक्शनरी खोलें और उसको सीखें जैसे हमने सीखा, हमने भी डिक्शनरियां खोल खोल के ही सीखा ना, तो आप कुछ मेहनत कर लें। तो ये बात है, शायरी में भी ये बात है कि शायर कॉम्प्रोमाइज ना करें, जो अच्छा लिखने वाले हैं वो कर भी नहीं रहे हैं और वो लिखते जाएं। तो सामीन जो है ये अल्टीमेटली ये वाली चीजें शॉर्ट टर्म्स होती हैं, इनको तो मेरा ख्याल है मुशायरा कहना भी नहीं चाहिए, इनको एंटरटेनिंग एक वजह से ये एंटरटेनिंग प्रोग्राम है या इसका मुशायरा से शायद ही दूर तक जैसे अगर औरत जी, और वो अगर कहेंगे कि औरतें आके वो तरन्नुम शायरी वाला भी नहीं, वो दूसरा वाला गा के, वो मैं आपके इंटरव्यू में सुन रही थी, वो इशरत साहिबा जो बता रही थी, तो बड़ी अच्छी उन्होंने बात की कि वो बकायदा गाने की वो कहते हैं कि जी गा के सुनाओ जी। अब आप इस काम के लिए कहीं और चले जाए जी। तो ये एक अदब है, अदब का एक हिस्सा है, इसको उससे भी रहने दें आप। मोहतरमा रोबीना, कनाडा में अफसाना नगारी का रुझान कैसा है? हम अफसाना नगारी के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि अफसाना नगारी में कनाडा की जब भी बात होती है तो आपका नाम बड़ी एहतरामन और पहली फुर्सत में लिया जाता है। हम इसीलिए चाहते हैं कि अफसाना के हवाले से भी बात कर लें, और कनाडा में अफसाना नगारी का रुझान क्या है ये हम जानना चाहेंगे। साथ में एक सवाल ये भी है, बर्दाश्त कर लीजिएगा, कि बड़े अदीब को हमने कहते हुए सुना था कि रुबीना फैसल के अफसाने हर किसी को पढ़ना चाहिए। हम सवाल ये कर रहे हैं कि आखिर क्यों पढ़ना चाहिए? अच्छा, बहुत शुक्रिया उन अदीब का जिन्होंने ये कहा। पहली बात तो ये कि कनाडा में जो आपने क्वेश्चन किया इसका अफसाने का, अफसाना शायरी के मुकाबले में देखिए वही बात है कि आसान पसंदी की वजह से या पता नहीं मतलब आसानी की वजह से या पता नहीं किस वजह से शायरी ज्यादा हो रही है। हालांकि मुझे शायरी बहुत मुश्किल लगती है, मैं नहीं कर सकती। अफसाना बहुत कम लिखा जा रहा है, जो लिखने वाले हैं वो अच्छा लिख रहे हैं। यहाँ पे यहाँ की वही रुझान है जो बाकी दुनिया में है, वो जो माबाद जदीदियत का जो है पोस्ट मॉडर्निज्म और ये उस पर ही चल रहा है। अलामती अफसाना खत्म हो चुका है यहाँ पर भी, और वो जो तरक्की पसंदी वाली थी एक इनकलाबी सी चीजें वो भी नहीं नजर आती। मेरा ख्याल है कि वो सबको मिक्स होना चाहिए। उसी तरह लिखा जा रहा है जो हालात नजर आते हैं, और अच्छा अफसाना लिखा जा रहा है कनाडा में, कम लिखा जा रहा है लेकिन अच्छा लिखा जा रहा है। और मेरी कहानी या किसी भी अफसाना निगार की जो कनाडा बैठा है या यूरोप में बैठा है, मैं पाकिस्तान की कहानी इसलिए पढ़ती हूँ कि मुझे पाकिस्तान का अब पता चलेगा हालात हाजरा का उस अफसाने से, फिक्शन की सूरत में, खबरों में नहीं, जो लिटरेचर है। इंडिया का अफसाना भी मैं इसीलिए पढ़ना पसंद करूंगी कि जी इसी वजह से अब लोग हमें कनाडा में बैठे हमारा अफसाना और हमें किस तरह का लिखना चाहिए, वो पहला क्वेश्चन वो आता है। हमें इस तरह का लिखना चाहिए कि अब यहाँ बैठ के मुझे पाकिस्तान के जागीरदार के बारे में नहीं लिखना चाहिए जी, कि पाकिस्तान का जागीरदार क्या करता है, या इंडिया में वो जो मंदिर पे दासी बना दी जाती है वो कैसे बना दी जाती है, मुझे उस पर नहीं बात करनी चाहिए। उस पर बात करे वहां का राइटर बैठा। मैं अगर करूं भी तो मेरा कोई फ्लैशबैक्स में मैं कर सकती हूँ, मैं कुछ और कर सकती हूँ, लेकिन मेरा फोकस ये होना चाहिए कि इस वक्त यहाँ के जो समाजी, हमारे साउथ एशियन कम्युनिटी के जो समाजी और सकाफती मसाइल चल रहे हैं और मजहबी भी जी, उनको किस तरह मैं अपने, जैसे अभी मैंने हलाला का लिखा, आपने पता नहीं वो देखा ही नहीं, आपकी नजर से गुजरा, अब वो उस टॉपिक पे इंडिया के जी, तो वो अब हलाला के हर जगह हो रहा है, लेकिन मैंने उस कॉन्टेक्स्ट में लिखा जो मिसिसागा में बैठ के मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे ये हो रहा है के नाम पे जी। बाकायदा एक मौलवी साहब हैं जो कनाडा में आके हलाला का बिजनेस कर रहे हैं, तो मैंने उस पे
अफसाना लिखा, मैंने पाकिस्तान के किसी हलाला की स्टोरी को नहीं पिक किया जी। वही टॉपिक है हमारा, वही इशू है मजहबी, लेकिन कनाडा में उसके साथ किस तरह का सलूक हो रहा है या वो कैसे, वो मुझे लिखना चाहिए और वो लोगों को इसलिए पढ़ना चाहिए कि 50 साल बाद भी अगर लोग मेरी कहानी पढ़ेंगे या कनाडा में किसी भी राइटर की कहानी पढ़ेंगे तो वो उनको पता लगेगा कि वो अच्छा 50 साल पहले जब ये लोग वहां पे हमारे पेरेंट्स थे या मुहाजिरीन थे, इनके साथ ये कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी जी। ये इनके दिमाग में आधी सकाफत वहां की थी, आधी यहाँ की थी। अब यहाँ पे मस्जिदों के नाम पे जो फंडिंग होती है या जो शादियों के नाम पे जो फ्रॉड हो रहे हैं या जिस तरह यहाँ पे शादियों के मसाइल हो रहे हैं जवान बच्चों के, या यहाँ पे औरत के साथ जिस तरह दो कल्चर में होने की वजह से मगरबी कल्चर में वो आ गई और मशरिक का पूरी उसकी कम्युनिटी उसके साथ है, उन दो कश्तियों की सवार है, उसका क्या हाल हो रहा है। तो ये सब बातें मैंने लिखी और यही लिखनी चाहिए, यहाँ के हालात लिखने चाहिए और ये लोगों को ताकि पता चले कि हम यहाँ बैठे कनाडा में, आप वहां बैठे हैं, चाहे आप कह रहे हैं जितना मर्जी कि दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है जी, लेकिन आप जितने मर्जी स्मार्ट हो, आप जितना मर्जी लिटरेचर पढ़ लें, लेकिन जब तक आप यहाँ बैठे नहीं रहना, आपको वो रूट्स वाली चीजों का नहीं पता चलेगा। मोहतरमा इसलिए आपको मेरी कहानियां पढ़नी चाहिए। आप एक सवाल का और जवाब दे दीजिए, आपके गुमशुदा साए की सबको तलाश है, आखिर इसमें क्या खास है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटियों की तालिबात ज्यादातर इस मजमूए का जिक्र करती रहती हैं, जामिया मिल्लिया इस्लामिया हो, JNU हो, हमारे जान पहचान के जो स्टूडेंट्स हैं, क्लासमेट्स वगैरह, इन तमाम को हमने इस हवाले से जिक्र करते हुए सुना है, आखिर इसमें क्या खास है? बहुत शुक्रिया। मुझे इंडिया में यही बात पसंद आई थी जब मैं आई थी बहुत साल पहले इधर, तो 4-5 साल पहले, तो ये आप ही की यूनिवर्सिटी में थोड़ी छोटी सी स्पीच भी थी उर्दू सहाफत के हवाले से, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था देख के कि संजीदगी से लोग स्टूडेंट्स जो हैं वो उर्दू को बहुत संजीदगी से बचाना चाहते हैं और संजीदगी से उर्दू पे काम हो रहा है वहां पे। तो ये बड़ी संजीदगी बड़ी जरूरी है और मेरे जहां तक ये गुमशुदा साया है, ये भी इनको मेरा इसलिए अच्छी लगी होगी क्योंकि इसमें जो मैंने अभी बात की कि वो आपको कनाडा का पूरा मंजरनामा नजर आता है, आपको औरतों के मसाइल यहाँ पर नजर आते हैं, आपको आदमियों के मसाइल नजर आते हैं, सिर्फ औरतों ही के नहीं आदमियों के भी। तो इनमें सब में और नॉर्मल छोटी छोटी यहाँ पर बैठ के जो तन्हाई की कहानी नजर आएगी आपको कि एक औरत जो है जब यहाँ आती है या एक मर्द यहाँ आता है तो वो अपनी जो स्ट्रगल है जो दोबारा से उनको करनी पड़ती है यहाँ के सिस्टम में अपने आप को मर्ज करने के लिए, उसके साथ साथ वो अकेला कितना रह जाता है या रह जाती है। तो वो सिर्फ औरत ही की कहानियां नहीं, मर्द की भी। और दूसरा ये कि यहाँ का पूरा आपको क्या कहते हैं सकाफती जो एक फर्क है पाकिस्तान में और यहाँ का, वो नजर आता है। तो इसमें काफी ऐसी चीजें हैं जो वाकई में गुमशुदा का मतलब ये है कि हम आधे यानी लटके हुए उधर हैं और आधे लटके हुए इधर हैं। तो ये इसकी तलाश तो मुझे भी है और अगर किसी स्टूडेंट को मिल जाए तो मुझे भी बता दें। इसके लिए बहुत मुबारकबाद आपको मोहतरमा रुबीना फैसल। वक्त की किल्लत है इसलिए हम चाहेंगे कि आखिर में हम आपसे गुजारिश भी करेंगे कि एक और नज़्म का तोहफा अदबनामा के नाजरीन को पेश करें, जिसके साथ हम इस इंटरव्यू को ख़त्म करेंगे। चलें ठीक है, मैंने तो सोचा था मेरे कुछ मैसेज जो है वो अगर मैं बिल्कुल मैसेज दे दें, खास तौर से नई जनरेशन, नई नस्ल के जो लिखने वाले पढ़ने वाले हैं, जो चाहते हैं रातों रात तरक्की के बाम अमरूज पर पहुंचना चाहते हैं, जिनकी ख्वाहिश होती है उनको आप कोई इसके बदले पैगाम भी दे सकते हैं। हाँ चलिए मैं पैगाम भी दे देती हूँ। नज़्में तो मेरी ये पैरानोया टाइप और नार्सिसिस्ट इस तरह के भी मैंने टाइटल रखे हैं जी, जिसको वो मतलब रोमन में लिखूं तो शायद इंडियंस पढ़ लेंगे। तो मैसेज यही है कि जो हमारा ये रस्मुल खत है उर्दू का, इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ये इसको कोशिश करनी चाहिए कि ज़बान बचाने के लिए लोग कहते हैं कि जी मेरी ये शायरी है, ठीक है मैं हिंदी वाले पढ़ने वालों के लिए ये कर दूं इसको रोमन में, लेकिन ये है कि वो उर्दू का जो है वो स्क्रिप्ट वही हमें बचाने की कोशिश करनी चाहिए। और जो सबसे अहम बात है, जो मैं पाकिस्तान भी गई थी तो मैंने यूनिवर्सिटी में या जहाँ भी मुझे बोलने का मौका मिला, मैंने ये बात जरूर कही कि किताब से अपना रिश्ता जरूर डेवलप करें। दुनिया में किताब इसलिए रिप्लेस हो रही है कि जी वो उस पे आईपैड पे पढ़ना शुरू हो गए हैं या फोन पे, लेकिन पाकिस्तान में, स्पेशली मैं पाकिस्तान की बात करूंगी, हिंदुस्तान में मुझे लगता है फिर भी कुछ बेहतर सूरत हाल है। पाकिस्तान में बहुत बुरा हाल है कि वो लोग जो है वो किताब से बहुत दूर हो गए हुए हैं।
और सोशल मीडिया ने और ज्यादा मुसीबत खड़ी कर दिया कि वो छोटे छोटे जो मैसेजेस होते हैं ना, वो उसी को ही दानिश समझा जाता है और उसको लिखने वाले को दानिश्वर समझा जाता है। तो वो उस बात से निकलना चाहिए। और किताब का मुताला जो है ना, वो आपने अगर राइटर भी बनना है तो आप पहले बहुत ज्यादा पढ़ें। तो जब आप पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपको पता चलेगा कि आप एक बिल्कुल ही नई दुनिया में आ गए हैं। और शॉर्टकट कोई नहीं है, शॉर्टकट इस लाइन में या किसी भी लाइन में शॉर्टकट नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा। वो पढ़ने के बाद ही मेयार भी बुलंद होगा और आपको नई दुनिया मालूम पड़ेगी। जी बिल्कुल जी। शॉर्टकट जो है, मैं एक बात कहूंगी, शॉर्टकट शॉर्ट लिव्ड होती है, यानी उसकी जिंदगी ज्यादा नहीं होती। अगर आपने कोई ऐसा काम करना है कि उसकी जिंदगी ज्यादा हो तो फिर आपको कछुए की चाल ही चलना पड़ेगी, छलांगे नहीं लगानी पड़ेगी। अब एक नज्म आप अपने पेश कर दें ताकि हम खत्म करें। आपकी नज्म का सुनने के लिए हम भी बेताब है, हमारे नाज़रीन भी। अच्छा, मैंने तो कहा शायद मेरी हो गई है बचत उसमें। ठहरे, मैंने सॉरी, चलिए ये निकल आई है, ट्रांसफॉर्मेशन। जी। हवा में बिखरी खुशबू, रोशनी के गिर्द नाचता पतंगा, जी। किताब में सिमटी तितली, चील में तैरता मुर्दा पर, जी। सूरज को ढांपता बादल, जी। बारिश में चमकता आंसू, जी। लफ्जों में बिखरी तस्वीर, मिट्टी में दफन कहानी, कब्र पर उगा जर्द फूल। ये सब कौन है, कहाँ से आए हैं? कहीं ये वो तो नहीं जिनका दम तारीक राहों में घुटता था, जिनका बदन फूलों का बिस्तर मांगता था, जिनके पांव तितलियों के आंगन में थरकते थे, जो धागे के बंधनों से घबराते थे, इस सियारे पर चमगादड़ की तरह उल्टे लटके अपने हिस्से की सांस मांगते थे। ये वही है सब, मोहब्बत के मारे बदन, थक हार कर मोहब्बत को चूम कर मोहब्बत ही की कहानी के साथ खुद को दफना देते हैं और फिर वही हर जगह होते हैं, ऐसी ही मुख्तलिफ हालतों में, सब मुख्तलिफ शक्लों में। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। शुक्रिया मोहतरमा रुबीना फैसल, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और बड़ी बेबाकी के साथ तमाम सवालात के आपने जवाब दिए और बहुत ही कीमती राय दी नौजवान नई नस्ल को, और ख़ास तौर से उन अदीबों को जो चाहते हैं कि रातों रात तरक्की के मैदान में बहुत आगे निकल जाए। और साथ ही साथ एक दर्द का भी आपने इजहार किया उर्दू ज़बान व अदब के हवाले से, जो इंतशार हम देख रहे हैं कनाडा के अंदर या फिर आलमी सतह पर जो सूरत हाल है, हम उम्मीद करते हैं और कोशिश भी करेंगे, आप अपने तौर पर, हम अपने तौर पर कोशिश करते हैं कि उर्दू ज़बान व अदब का भला हो और उसके फ़रोग़ के लिए फिर से एक नई तवानाई के साथ लोग सामने आगे आएँ, ताकि उर्दू ज़बान मज़ीद तवानाई के साथ फलती फूलती रहे। इसी ख़ास बात और अहम बात के साथ आज का ये इंटरव्यू और अदबनामा का ये ख़ास एपिसोड ख़त्म हुआ चाहता है। रहमत कलीम को इस हफ्ते के इस एपिसोड में इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। सुते हुए प्रशासन दी अखा खोलेगी जनता दी आवाज।